हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है बेटियों का कोई घर नहीं होता। माँ देखो ना, जीतू ने फिर से गुलाब का फूल तोड़ लिया। आप उसे मना क्यों नहीं करती? अरे बेटी, वो भगवान को ही तो चढ़ाता है ना, फिर घर में भी कितनी सुगंध बनी रहती है। मगर माँ, जब चमेली और मोगरे में ढेर सारे फूल लगे हैं तो गुलाब के फूल क्यों तोड़ना? उसमें तो फूल बहुत कम आते हैं। वैसे भी मुझे तो सारे फूल पौधों पर ही लगे हुए अच्छे लगते हैं। कितने दिन तक खिले खिले रहते हैं माँ, मगर तोड़ते ही एक दिन में ही मुरझा जाते हैं और उन्हें कूड़े में फेंक दिया जाता है। या तो उन्हें समय से पहले ही मृत्युदंड देना ही हुआ ना। भगवान तो अगरबत्ती से भी राजी हो जाते हैं। भला अपनी ही रचना का यह अंत देखकर कैसे प्रसन्न होंगे। इतना मोह मत रखो बेटी। अब तुम कुछ ही दिनों में ससुराल चली जाओगी तो इनकी देख रेख कौन करेगा? अब अपने घर जाकर ही बगिया सजाना। अच्छा, तो यह घर अभी से मेरे लिए पराया हो गया? नहीं बेटी, मगर तुम इतनी मेहनत करती हो तो सोचती हूँ तुम्हारे जाने के बाद यह सब कौन करेगा। न जाने कैसी लड़की इस घर में बहू बनकर आए। ससुराल और अपने घर की कल्पना से जयती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माँ सच ही तो कहती है, विवाह में अब दिन ही कितने रह गए हैं। और वो भविष्य के सुनहरे सपनों में खो गई। उस दिन के बाद उसने भाई को टोकना छोड़ दिया। जयती अपने माँ पिता और छोटे भाई के साथ पुणे शहर की एक कॉलोनी में रहती थी। उसके पिता एक सरकारी विद्यालय में अध्यापन कार्य करते थे। घर की माली हालत कमज़ोर होने से वो नौकरी लगने के बाद ही शादी करना चाहती थी। अब तो नौकरी करते हुए भी 3-4 साल हो गए। देवराज और वो एक ही कंपनी में कार्यरत हैं और यह विवाह उनके प्रेम का परिणाम ही है। अब वो विवाह के बाद ही अपने घर को खुशबुओं से सजाएगी। सोचते सोचते उसके ओठों पर स्वतः सहज मुस्कुराहट उभर आई। कुछ ही समय बाद विवाह हो गया और जयती ससुराल यानी अपने घर आ गई। देवराज का घर उसका ही तो हुआ ना। 2 बेडरूम, हॉल, किचन वाले फ्लैट में सास ससुर के अलावा कॉलेज में पढ़ने वाली 2 नंदें थीं। छोटी बीए प्रथम और बड़ी अंतिम वर्ष की छात्रा थी। घर की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, मगर आजकल बेटियां दहेज रूपी दानों से निपटने के लिए शिक्षा पूर्ण होने पर नौकरी करके आत्मनिर्भर होकर ही शादी करना पसंद करती हैं और माँ पिता का भी उन्हें पूर्ण सहयोग तथा प्रोत्साहन मिलता है। जयती को ससुराल में सब बहुत प्यार और सम्मान के साथ रखते थे। विजातिया होने के बावजूद सास ससुर ने बेटे की पसंद को महत्व देते हुए बिना किसी दान दहेज के विवाह की स्वीकृति इसलिए दी थी कि चलो लड़की सुंदर, शिक्षित और कमाऊ है और बेटे को पसंद है। सास लगभग 55 वर्ष की थी मगर स्वस्थ और चुस्त थी। उसे बेटी बेटी कहते ना थकती और घर के सारे काम महरी की सहायता से स्वयं ही निपटाती। वो बस छोटे मोटे काम करके अपने कार्यालय चली जाती थी। ससुर जी ने हाल ही में नौकरी से ऐच्छिक सेवानिवृत्त हो लेकर मिले हुए पैसों से यह 2 बेडरूम का फ्लैट खरीद लिया था। अब घर खर्च की सारी जिम्मेदारी देवराज पे थी। उसके कमरे की बालकनी काफ़ी बड़ी और चौड़ी थी। यह देखकर जयती खुशी से फूली नहीं समाई। एक दिन अवसर देखकर उसने पति से उस परिसर को फूलों की सुगंध बिखेरते गमलों से सजाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने गंभीर मुद्रा बनाकर कहा, देखो जयती, इस कार में व्यर्थ ही काफ़ी खर्च हो जाएगा। एक बार सजावट तो ठीक है, लेकिन देख रेख के लिए माली भी लगाना पड़ेगा। घर खर्च ही खींच तान कर चल रहा है और अभी 2 बहनों के विवाह भी करने हैं। अभी कुछ समय के लिए यह विचार छोड़ दो। लेकिन देव, मैं इस कार के लिए किसी से पैसे नहीं लूँगी। बगिया की देखरेख की सारी जवाबदारी मेरी होगी। जयती ने आशा भरी निगाहों से उसे निहारते हुए कहा, तुम अब पराई तो नहीं जयती।
अपना पैसा अभी बैंक में ही रखो, समय पर काम आएगा। देव की दंग दिली पर जयती सोच में पड़ गई। इस काम के लिए इतना भारी खर्च तो होता नहीं, फिर क्यों इतनी कमाई का पैसा वो अपनी इच्छा से खर्च नहीं कर सकती। उसका मन एक बार की बुझ सा गया, मगर अभी वो नई थी, अतः अपनी इच्छा को फिलहाल मन में ही दफन कर दिया। 2 वर्ष की खुशी बीत गए। बड़ी ननद अब पढ़ाई पूरी करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लग गई थी। तभी उसके लिए एक संपन्न घर से रिश्ता आया। पहले तो उसने अपना करियर बनाने से पहले विवाह से इनकार कर दिया, मगर फिर माँ पिता के दबाव और विवाह के बाद यह सब करने की छूट के आश्वासन पर अपनी स्वीकृति दे दी। बड़ी धूमधाम से सगाई की रस्म पूरी हुई और शीघ्र ही वर पक्ष की मांग के कारण विवाह की तैयारियां भी शुरू हो गई। आज रविवार यानी छुट्टी का दिन था। सबकी दिनचर्या भी छुट्टी के दिन देर से शुरू होती है, मगर प्रकृति प्रेमी जयती इस दिन जल्दी उठकर नीचे सोसाइटी के ही भ्रमण पथ पर सैर के लिए निकल जाती है। सुनहरी सुबह, खिली धूप, सुगंधित शीतल हवा, इठलाते लहराते पेड़ पौधे, फूल कलियां, भ्रमर तितलियां उसका मुस्कुराकर स्वागत करते हैं। घूम फिर कर जैसे ही ऊपर आई, उसे सास ससुर और पति को बैठक में देखकर आश्चर्य हुआ। कुछ शब्द कानों में पड़े तो लगा ननद के विवाह की ही चर्चा चल रही है। सास ने उसे प्यार से चाय नाश्ता तैयार करने के लिए कहा तो किचन में चली गई। छुट्टी के दिन वैसे तो शाम को अक्सर वो देव के साथ कभी मूवी देखने तो कभी लंबी सैर पर बाहर चली जाती है, तो रात ही भोजन भी बाहर हो जाता है और उसे थकान उतारने का समय मिल जाता है। आज भी वो बाहर तो गए, मगर देव की गंभीर मुद्रा देखकर जयती परेशान सी हो रही थी। घर आते ही जयती ने कारण पूछा, क्या बात है देव, आज इतने गंभीर क्यों हो? कोई समस्या हो तो मुझे भी बताओ, शायद कुछ सहायता कर सकूं। जयती, तुम तो जानती ही हो कि बहन के विवाह की तैयारियां चल रही है। आज सुबह उसी सिलसिले में माँ पिता से चर्चा हुई। बड़े घर से रिश्ता जोड़ा है तो विवाह के लिए भी खासी रकम जुटानी होगी। पिताजी ने अपना सारा पैसा यह घर खरीदने में लगा दिया। अब गृहस्थी मेरे कमाई से किसी तरह चल रही है। इस समय हमें तुमसे आर्थिक सहयोग की अपेक्षा है, मगर देव, मैं क्या सहायता कर सकती हूँ भला? तुम तो जानते ही हो कि खाते की सारी जमा रकम जो विवाह के लिए जोड़ी थी, मैं हनीमून के समय तुम्हें सौंप चुकी हूँ। जयती, तुम अपनी नौकरी के आधार पर बैंक से लोन ले सकती हो। अगर मैं लोन लूँगा तो किस्तें चुकाने के लिए घर के खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, जो संभव नहीं है। यह तुम क्या कह रहे हो देव? मैं नौकरी आत्मनिर्भरता के लिए कर रही हूँ। लोन लेने के बाद तो लंबे समय तक किस्तें चुकानी पड़ेगी। फिर जब हमारा परिवार बढ़ेगा तो मैं नौकरी छोड़ भी सकती हूँ, अतः मैं यह रिस्क नहीं ले सकती। बहनों का विवाह उनकी नौकरी लगने के बाद भी किया जा सकता है। मगर जयती, तुम्हारा भविष्य मुझसे जुड़ा हुआ है ना, और मैं जब तक अपनी पारिवारिक जवाबदारियों से मुक्त नहीं हो जाता, परिवार बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास न होता तो तुमसे विवाह ही क्यों करती देव? मगर कल किसने देखा है? कल की चिंता मुझ पे छोड़ दो जयती, प्लीज़। मैंने तुम्हारे भरोसे पर ही माँ पिता को बेफिक्र रहने का आश्वासन दिया है। मेरे माँ पिता ने अंतर्जातीय विवाह होते हुए भी बिना दहेज अपनी सहमति दी, तो तुम्हें भी सहयोग करके उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जयती समझ गई कि सुबह की बैठक में उससे रकम हथियाने के लिए भावनात्मक जाल बुना गया है, मगर वो भी आजकल की हवा का रुख खूब पहचानती थी। उसने 2 टूक उत्तर दिया, देखो देव, तुम अपनी पूरी कमाई घर खर्च के लिए दे देते हो, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं, और मैं अपने निजी खर्च के अलावा घर की छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए भी यथासंभव सहयोग के लिए पीछे नहीं हटूंगी। मगर लाखों का लोन लेकर मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकती। मुझे अपनी कमाई अपनी इच्छा से घर करने का पूरा अधिकार है, और मैं इस अधिकार में
किसी को सेंध नहीं लगाने दूंगी। विवाह से पहले तुमने ऐसी कोई शर्त भी नहीं रखी थी कि मेरी कमाई पर मेरा हक नहीं रहेगा। अगर मैं समझ सकती कि मुझसे दहेज इस रूप में वसूला जाएगा तो मैं हरगिज़ तुमसे विवाह नहीं करती। नाक को सीधे पकड़ो या हाथ घुमाकर एक ही बात है। मेरे माता पिता में मेरे लिए दहेज जुटाने की क्षमता नहीं थी, मगर उनके ही प्रोत्साहन और सहयोग से मैं इस मुकाम तक पहुंची हूं। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी जयती। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। कहते हुए देव कमरे से बाहर निकल गया। देव का जवाब सुनकर जयती जड़वच रह गई। अगर देव का प्यार और जीवन भर साथ निभाने की कस्में स्वार्थ पर ही टिकी हुई थी तो वो भी हार नहीं मानेगी और ऐसे दहेज लोभी को सबक सिखाकर रहेगी। यह सोचकर उसने हिम्मत से काम लेते हुए तुरंत टैक्सी के लिए फ़ोन करके अपने गहने कपड़े पैक किए और घर छोड़कर निकल पड़ी। सास ससुर उसे जाते हुए देखते रहे, मगर उसे रोकने का प्रयास किसी ने नहीं किया। शायद वो सारा मामला भाग गए थे। आखिर ये सब उनकी मिली भगत का ही तो परिणाम था। जयती को सामान के साथ टैक्सी से अकेले उतरते देखकर माँ पिता एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे। जयती ने अंदर आकर उनको प्रणाम किया और सब एक साथ बैठक में आ गए। माँ पिता की पूछने पर उसने भरे गले से सारी दास्तान कहकर सुनाई। उन्होंने उसे तुरंत सांत्वना देते हुए कहा, बेटी दुख ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, यह घर तुम्हारा भी है। मगर जयती समझ गई थी कि बेटियों का कोई घर नहीं होता। चाहे इस बात को माँ पिता को मजबूरी में ही कहना पड़ता हो कि यह घर उनके लिए पराया है, क्योंकि उन्हें पति के घर जाना होता है और पति का घर, वो भी सारे त्याग तपस्या के बावजूद उनका नहीं हो सकता। जब चाहे उन्हें प्रताड़ित और अपमानित करके बाहर कर दिया जाता है। इन 2 वर्षों में भाई का विवाह हो चुका था। वो भाई के विवाह में सिर्फ 4 दिन के लिए देवराज के साथ आई थी और उसके बाद पहली बार ही मैके आई थी। भाभी सुंदर और नर्म व्यवहार वाली थी। जयती अपने पुराने दिनों को ढूंढती हुई घर के कोने कोने को अपनी व्यथा सुनाने लगी। आंगन में उसके पसीने से पली पोसी हुई बगिया का नामो निशान तक नहीं था, जबकि पिछली बार सब कुछ यथावत था। जयती को दुख तो हुआ, मगर उसने लापरवाही से सिर झटक दिया। जब यह घर उसका है ही नहीं तो कैसा संताप। उसका कमरा अब भाई भाभी का था। उसे विवाह से पहले हाल में भाई के लिए नियत स्थान रहने सोने के लिए दे दिया गया। उसने नीति को स्वीकार करते हुए मन ही मन सबसे पहले किसी सोसाइटी में अपना घर खरीदने का संकल्प किया। अपना घर जहां सुनहरी सुबह और सुरमई शाम का एक टुकड़ा सिर्फ उसका होगा। बालकनी में बैठकर वो सुगंध बिखेरते हुए फूल, उगता डूबता सूरज, चमकते सितारे, चांद की चांदनी और रात की रागनी महसूस कर सकेगी। अगले ही दिन जयती ने अपने कार्यालय में फ़ोन करके अपरिहार्य कार होने की बात बताकर कुछ दिन की छुट्टी के साथ ही उसी कंपनी की शहर की किसी अन्य शाखा में स्थानांतरण के लिए आवेदन भेज दिया। यह सब इतना आसान नहीं था, मगर काफ़ी जदोजहद और औपचारिकताओं के बाद उसे अपने मौजूदा कार्यालय से कुछ दूर उसी पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। यह स्थान उसके माँ पिता के घर से काफ़ी दूर होने के कारण उसने उसी इलाके की एक सोसाइटी में किराए का फ्लैट लेकर रहना शुरू कर दिया। कार्यालय जाना शुरू करते ही वो आसपास ही एक निर्माणाधीन सोसाइटी में अपना फ्लैट बुक करने के लिए बैंक से लोन लेने की कवायद में जुट गई और अच्छी नौकरी के आधार पर उसका लोन शीघ्र ही स्वीकृत भी हो गया और उसने एक बेडरूम, हॉल, किचन वाला फ्लैट बुक करने के बाद ही चैन की सांस ली। लगभग 2 वर्षों में फ्लैट पूरा हो गया और कुछ समय साज सज्जा में गुजर गया। अकेली यह सब करते करते जयती शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुकी थी, मगर संतुष्ट थी कि उसका अपने घर का एक संकल्प पूरा हो चुका है।
गृह प्रवेश की तिथि निर्धारित करके इस शुभ अवसर पर उसने अपने परिजनों और नए कार्यालयों के कुछ सहकर्मियों और अधिकारियों के अलावा स्थानीय फेसबुक मित्रों को आमंत्रित करने का मन बनाया। अपना फेसबुक खाता वो विवाह के बाद ही निष्क्रिय कर चुकी थी, अतः उसे फिर से सक्रिय करके उसने अपने विशेष मित्रों की सूची बनानी शुरू की। इस प्रक्रिया में उसे अपने कॉलेज में साथ पढ़ने वाली प्रिय सखी विभावनी, जो उससे 6 महीने पहले ही विवाह करके पति के साथ अमेरिका चली गई थी, ऑनलाइन दिखाई दी। जयती ने तुरंत उसे मैसेज भेजा तो तत्काल उत्तर भी आ गया। हाय हेलो के साथ ही चैट पर बातें शुरू हो गई। रानी, काफ़ी लंबे अरसे से हमारी बातचीत नहीं हुई। बताओ सखी, कैसे गुजर रही है अमेरिका में? पतिदेव कैसे हैं और बाल बच्चे? जयती ने एक साथ प्रश्न दागते हुए पूछा। जयती, मेरा बिने से तलाक हो चुका है और मैं 15 दिन पहले ही भारत वापस आ गई हूँ। मुझे वहाँ की सभ्यता और संस्कृति बिल्कुल रास नहीं आई। बिने का नित्य नई औरतों के साथ खुलेआम घूमना फिरना मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा था। अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ था, अतः काफ़ी मानसिक यात्रा झेलने के बाद यह निर्णय लेना पड़ा। मैं इस समय पुणे में ही माता पिता के साथ हूँ। ओह, सुनकर बहुत दुख हुआ। जयती, अब क्या करने का इरादा है? कुछ दिन पहले पुणे के ही एक फेसबुक मित्र ने मेरी व्यथा कथा सुनकर मेरे साथ विवाह की इच्छा प्रकट की और साथ ही अपनी कंपनी के एक रिक्त पद पर नियुक्ति करवाने का वादा भी किया। उसकी पत्नी अमीर घराने से थी। कुछ समय पहले राजा की सीमित आय के कारण उसे छोड़कर चली गई थी। मैंने उससे अपने और उसके परिजनों के सामने ही मिलकर बातचीत की और सबकी साझा सहमति से हमारी सगाई हो गई। 15 दिन बाद हमारी शादी भी होने वाली है। तुम तो ऐसे गुम हुई कि फिर ढूंढे नहीं मिली, फ़ोन से भी संपर्क नहीं हो पाया। वो क्या है रानी कि विवाह के बाद कुछ समय निजी ज़िंदगी जीने की इच्छा से मैंने अपना मोबाइल नंबर बदलने के अलावा फेसबुक खाता भी निष्क्रिय कर दिया था, पर अब फिर वापस आ गई हूँ अपने मित्रों के बीच। तो क्या अब निजी ज़िंदगी से ऊब गई हो? विभावनी ने परिहास से स्वर में पूछा। मेरी कहानी बहुत लंबी है रानी, सामने मिलने पर सब विस्तार से बताऊंगी। मैंने नया फ्लैट खरीदा है और अगले सप्ताह ही गृह प्रवेश के अवसर पर कुछ पुराने विशेष स्थानीय मित्रों को आमंत्रित करने के लिए ही मैं फेसबुक पर सक्रिय हुई हूँ। अब तुम पुणे में ही हो तो तुम्हें इस अवसर पर आवश्यक रूप से आना है। साथ ही अपने राजा को भी ले आना, तो उनसे भी परिचय हो जाएगा। जयती ने गंभीर स्वर में अपनी बात कही। अवश्य सखी, मुझे तुम्हें फिर से पाकर इतनी प्रसन्नता हो रही है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती, और तुम्हारी कहानी सुनने के लिए भी उत्सुक हूँ। जयती ने उसे अपने फ्लैट का पता और नया मोबाइल नंबर नोट करवाया और आने का वादा लेकर विदा ली। नियत दिनवार पर विभावनी जयती के बताए पते पर पहुंच गई। फ्लैट का मुख्य द्वार वदनवार से सजा हुआ था। उस पर सुंदर सा नाम पट लिखा हुआ था, मगर उसकी इबारत पढ़ते ही विभावनी की आंखों में अनेक प्रश्न तैरने लगे। नाम पट पर ऊपर पतले शब्दों में लिखा था, यह घर मेरा है, और नीचे मोटे अक्षरों में लिखा था, संकल्पिता। सोच में डूबी विभावनी ने घंटी का बटन दबा दिया। तुरंत द्वार खोलकर जयती उसके गले से लिपट गई और प्यार से हाथ थामकर अंदर आमंत्रित मेहमानों के साथ बिठाया। उसने विभावनी से अकेली आने का कारण पूछा तो उसने कहा, राजा को कुछ निजी काम है, कार्यक्रम के बाद मैं उसे फ़ोन करूंगी तो वो मुझे लेने आ जाएगा। हाल में ही हवन कुंड सजा हुआ था और पंडित जी भी आ चुके थे, लेकिन पूजा के समय जब जयती अकेली बैठी तो विभावनी को आशंकाओं ने घेर लिया। वो सबके सामने कुछ पूछ भी नहीं सकती थी, अतः अभी चुप रहना ही ठीक समझा। हवन पूजन के बाद मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। धीरे धीरे सभी मेहमान फिर कुछ देर में परिजन भी उसे उपहारों के साथ सौ हिदायतें और शुभकामनाएं देते हुए विदा हुए। अब घर में केवल दोनों सखियां ही थीं। एकांत पाते ही विभावनी
जयती से मुखातिब हुई। जयती, तुम अकेले क्यों, और घर के नाम पट पर यह घर मेरा है संकल्पिता। जयती ने विभानी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपनी सारी बीती हुई दास्तान विस्तार से कह सुनाई। सुनकर विभानी के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। फिर कुछ संयत होकर पूछा, मगर जयती, अब यह पहाड़ सी जिंदगी क्या अकेले काट सकोगी? अकेले क्यों रानी? क्या यह धरती मानो रहित हो गई है? मेघ दानों के पीछे अपनी जिंदगी के सुखों का उत्सव नहीं करने वाली। ऐसा करना तो इस सुंदर सृष्टि और सृष्टिकर्ता का अपमान ही होगा बहन। मगर मेरा साथी एक संवेदनशील इंसान होगा। मेरी जंग मानवों में छुपी हुई दानवी प्रवृत्ति से है। आज जब बेटियों को आत्मनिर्भर होने और दहेज के दानों से बचाने के लिए उनके माँ पिता उसे बेटों के समान सुविधाएं देकर पढ़ाते लिखाते हैं, तो इसलिए नहीं कि उनकी अर्जित कमाई पर ही भावनात्मक रूप से विवश करके डाका डाला जाए। यानी वही दहेज का दानव अपना रूप बदलकर बेटियों को निगलने के लिए जबड़े खोल कर बैठा है। और रानी, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। जो पुरुष नारी का सम्मान करना नहीं जानते, उन्हें चुन चुन कर सजा देने के लिए मैं हर जन्म में बेटी बनकर आना चाहूँगी। मेरा घर बनाने का संकल्प पूर्ण हो चुका है। अब अगला संकल्प उस धन लोलुप नर पशु का चेहरा सार्वजनिक करने का है। इसी कारण नाम पट पर संकल्पिता लिखवाया है। अब फुर्सत मिलते ही फेसबुक पर अपने स्टेटस में सार्वजनिक रूप से उसकी असलियत का चिट्ठा खोलकर रख दूंगी और सभी बहन बेटियों से आह्वान करूंगी कि ऐसे दुष्टों को पहचाने और अपने अपने कार्य क्षेत्रों में उन्हें एकजुट होकर धिक्कृत करे, ताकि फिर कभी वो किसी नारी का किसी भी रूप में शोषण अथवा अपमान करने की हिम्मत ना कर सके। देखती हूँ कि मेरे अभिमान में कौन कौन मेरा साथ देता है। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ सखी, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। विभानी ने कह तो दिया, मगर सोच में डूब गई। क्या उसके साथ भी ऐसा हो सकता है? राजा ने उसे अपने ही कार्यालय में एक खाली पद पर नौकरी दिलाने का वादा किया है। कहीं यह भी उसी दहेज वसूली का हिस्सा तो नहीं? वो आज ही राजा से स्पष्ट बात करेगी ताकि आगे मनमुटाव ना हो। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी और राजा का नाम देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजा उसे लेने आ गया था और बिल्डिंग के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। विभानी ने जयती से कहा, वो नीचे से राजा को लेकर आ रही है। उसके जाते ही जयती किचन में नाश्ते की व्यवस्था करने चली गई। घंटी बजी और द्वार खुलते ही राजा का हाथ थामे हुए विभानी ने मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश किया। मगर जयती पर नज़र पड़ते ही राजा की दशा ऐसी हो गई जैसे सैकड़ों बिच्छुओं ने उसे एक साथ डस लिया हो। उसके पसीने छूटने लगे और वो विभानी से अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास करने लगा। विभानी दोनों के चेहरों के बदलते हाव भाव देखकर हक्की बक्की मामला समझने का प्रयास करने लगी। उसे लगा कि वो दोनों शायद पूर्ण परिचित हैं। फिर भी पूरी स्थिति को समझने के लिए राजा का हाथ लगभग खींचती हुई उसके साथ चलकर सोफे पर बैठ गई। अब तक जयती कुछ संभल चुकी थी, वो भी सामने ही बैठ गई। विभानी ने जयती का परिचय करवाते हुए कहा, राजा, यह है मेरी प्रिय सखी जयती उर्फ संकल्पिता। और जयती, रुको रानी, मैं इनका परिचय करवाती हूँ। ये है मिस्टर देवराज उर्फ देव, मेरे पूर्व पति और तुम्हारे मंगेतर उर्फ रानी के राजा। जयती ने आग उगलती हुई नज़रों से देवराज को घूरते हुए कहा। सुनकर विभा को सारा ब्रह्मांड घूमता हुआ नजर आने लगा और साथ में डूबकर बुदबुदाने लगी, हाय रे लोभी पुरुष, तुम्हारी स्वार्थी सोच के आगे सारी महिला विमर्श कहानी कविताएं सब व्यर्थ है। फिर सायसा चीख पड़ी, नहीं जयती, मंगेतर नहीं, पूर्व मंगेतर, मैं तुम्हारे साथ हूँ सखी। कहकर विभा ने बहते हुए आंसुओं को रोकने का प्रयास करते हुए अपनी उंगली से सगाई की अंगूठी उतारकर देवराज की उंगली में फंसा दी और वहां से चले जाने को बोल दी। फिर देवराज नीचे मुँह कर चुपचाप चला गया। लेकिन जयती ने
कुछ दिनों बाद ही देवराज से तलाक ले लिया और अलग सुकून से ज़िंदगी जी रही है। इधर देवराज भी अब अकेले जी रहा है, क्योंकि ऐसे स्वार्थी मर्दों की सच्चाई ज़्यादा दिन तक समाज में छिपती नहीं है।